दिसंबर का महीना था। गांव शिवनगर पर ठंड की पहली और सख्त मार पड़ चुकी थी। सुबह का कोहरा इतना घना था कि 4 कदम दूर खड़ा आदमी भी मुश्किल से दिखाई देता। गांव की हर झोंपड़ी के ऊपर से सफेद धुंध ऐसी लटक रही थी जैसे किसी ने पूरे शिवनगर को रुई के विशाल गट्ठर से ढक दिया। गांव के अमीर घरों में सुबह सुबह ही अलाव जल रहे थे, जिनसे उठने वाले धुएं की गंध हवा में मिल रही थी। लेकिन किशन की झोंपड़ी में बस ठंड, गहरा सन्नाटा और बुझा हुआ अधूरा चूल्हा था। राधा बिटिया, चादर अपने ऊपर और खींच ले, बाहर की हवा बड़ी जालिम है। पिताजी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। आग नहीं जलाएंगे क्या? लकड़ी होती तो जलाते बेटा। खेत में जो डंठल पड़े थे वे भी रात की ओस में भीग गए हैं। जब सूरज निकलेगा और धूप होगी तब उन्हें सुखा लेंगे। सुनो जी, मैंने थोड़ा सा भूसा बैलों के चारे में से बचा कर रखा है, उसी से थोड़ी सी आग जला लेते हैं। नहीं पार्वती, वो भूसा तो बैलों के लिए है। हम तो एक रात ठिठुर लेंगे, मगर बैल बेचारे क्या करेंगे? उन्हें भी तो इस जाड़े में सांस लेनी है। उनके पेट में तो चारा जाना जरूरी है। झोंपड़ी के बाहर हवा सरसराती रही, जैसे कोई बर्फीला अजगर फुंकार रहा हो। दीवारों के बीच की दरारों से बर्फीली हवा लगातार अंदर घुस रही थी, हर चीज को छूकर जमाती जा रही। उधर गांव के अमीर सेठ धनीचंद के यहाँ आज जश्न का माहौल था। उनकी बेटी की सगाई हो रही थी। चारों ओर रोशनी, ढोलक की थाप और पकवानों की मीठी खुशबू हवा में फैल रही थी। किस्मत वालों के घर में तो ठंड में भी गर्मी होती है। हमारे हिस्से बस धुआं, ठिठुरन और पेट की भूख ही आई है। किशन ने आसमान की ओर देखा। धुंध के बीच कहीं कहीं चंद्रमा दिखाई दे रहा था। उसे लगा जैसे भगवान भी कहीं ठंड में सिमट कर छिप गया हो। वो सोचता रहा, क्या इस कड़ाके की सर्दी में हमारी किस्मत भी इन बर्फीली बूंदों की तरह जम जाएगी? सर्दी भर की ठंड ने जैसे हर चीज को जमा दिया था। सुबह होते ही सूरज की किरणें तो दिखी, पर उनमें वो गर्मी नहीं थी जो शरीर को राहत दे सके। गांव शिवनगर अभी भी धुंध की मोटी चादर में लिपटा पड़ा था। खेतों के ऊपर सफेद पाला ऐसे जम गया था जैसे किसी ने दूध की मोटी परत बिछा दी हो। आप इतनी ठंड में खेत जाओगे? रुको, जरा धूप निकल आए तब जाना। धूप का क्या भरोसा पार्वती? फसल तो अपने समय से नहीं रुकेगी और पेट की आग भी नहीं रुकती। गेहूं की हालत देखनी है। किशन कंधे पर भावड़ा, शरीर पर फटा मफलर और पैरों में ठंड की तीखी चुभन। हर कदम पर लगता जैसे जमीन की जमा देने वाली ठंड पैर से होकर सीधे सीने तक पहुंच रही थी। चचा, इतने सवेरे सवेरे कहाँ चले जा रहे हो? खेत की ओर जा रहा हूं बेटा किशन। रात को पाला पड़ा था। सुन बेटा, ठंड बड़ी कड़क है। हम तो उम्र के मारे घर में बैठे हैं। तू जवान है, मगर ध्यान रखना, ये बर्फीली हवा सीने को जमा देती है। खेत पर पहुंचते ही किशन के कदम ठिठक गए। गेहूं की नन्ही बालियां झुकी हुई थीं। पाले की ठंड से पत्ते सफेद और सूखे हो गए थे। जमीन इतनी सख्त हो गई थी कि फावड़ा भी उसमें घुसने से इनकार कर रहा था। हे भगवान, अगर ये फसल मर गई तो घर कैसे चलेगा? बेटा, इस साल तो मौसम ही रूठा है। पहले बारिश भी बहुत ज्यादा हुई और अब ये भयानक ठंड। गांव के सब किसान रो रहे हैं। दोनों ने खेत की मेड़ पर बैठकर थोड़ा गुड़ और चना खाया। हर कौर के साथ ठंड जैसे अंदर उतरती जा रही थी, पर बातों में एक उम्मीद थी कि कल शायद सूरज कुछ बेहतर रोशनी लेकर आए। हिम्मत मत हार बेटा। गरीब की ठंड दोहरी होती है, एक मौसम की और एक मजबूरी की। पर सूरज हर बार उगता है, बस थोड़ी देर लगती है। दिन ढलते ढलते फिर वही सर्द हवाएं लौट आई थीं। सूरज जैसे जल्दी ही ठंड से हार मानकर बादलों के पीछे छिप गया था। गांव शिवनगर की गलियां फिर से वीरान हो चलीं। लोग अपने अपने घरों में अलाव जलाकर बैठे थे, मगर किशन की झोपड़ी में लकड़ियों का एक टुकड़ा भी नहीं था। सुनिए जी, जरा देखिए तो चूल्हे में कुछ भी नहीं बचा। ना लकड़ी है ना भूसा। ये ठंड तो जान ले लेगी। कल खेत की तरफ गया था। तालाब के किनारे जो सूखी झाड़ियां थीं, वो भी सब लोग ले गए हैं। अब तो सचमुच कुछ नहीं बचा। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बस बेटा, थोड़ी देर और, मैं तेरे लिए कुछ करती हूँ। सुनिए जी, थोड़ा सा चावल बचा है, खिचड़ी बना देती हूँ।
हाँ, बना दो पार्वती। बच्ची को कुछ गरम मिल जाए तो अच्छा है। हम दोनों तो पानी पीकर लेट जाएंगे। आप भी थोड़ा खा लेना जी, सारा दिन खेत में रहे, ठंड भी लगी होगी। पार्वती ने थोड़े से पानी में दाल चावल उबालने शुरू कर दिए। धुएं की पतली लकीर भी मुश्किल से निकल रही थी। माँ, खिचड़ी की खुशबू आ रही है। हाँ बेटा, अब बस अभी खिला दूंगी तुझे। जब खिचड़ी पक गई तो पार्वती देवी ने एक छोटी थाली में गरम खिचड़ी थोड़ी सी परोसी। राधा ने उसे झट से खा लिया। उसकी आंखों में अब कुछ चमक लौटी थी। आप भी खा लीजिए, थोड़ा बचा है। नहीं पार्वती, बच्ची की भूख पहले। हमने तो इतनी ठंड झेली है कि अब आदत सी हो गई है। उसके शब्द हवा में खो गए, जैसे आसमान ने भी जवाब देने से मना कर दिया हो। सिर्फ चांद की ठंडी रोशनी झोपड़े की खिड़की से अंदर आ रही थी। सुबह जब सूरज निकला तो उसकी रोशनी में गर्मी नहीं, बस धुंध का घना पर्दा था। गांव शिवनगर की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे ठंड ने हर जिंदगी को जमा दिया हो। सुनिए जी, पड़ोसी मंगल की झोपड़ी से कोई आवाज नहीं आ रही। सुबह से कुछ लोग बोल रहे थे कि रात बड़ी भयंकर थी। चलो चलकर देख लेते हैं। हे भगवान, ये ठंड कब जाएगी? कब हमारे घर में भी गर्मी आएगी? किशन और पार्वती देवी धीरे धीरे रास्ते से गुजरे। दोनों मंगल की झोपड़ी के पास पहुंचे तो अंदर अंधेरा था। अंदर का दृश्य देखकर किशन की रूह कांप उठी। मंगल अपनी चारपाई पर चुपचाप पड़े थे। उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी पत्नी दीवार से टेक लगाए बैठी थी। वो इतनी स्तब्ध थी कि रो भी नहीं पा रही थी। शरीर ठंड से अकड़ चुका था। किशन की आंखों में ये खौफ समा गया था। वो जानता था अब सिर्फ हिम्मत ही बचा सकती है। हे भगवान, ठंड ने इन्हें भी नहीं छोड़ा। अब क्या होगा? बाबूजी, क्या मंगल काका मर गए? हाँ बेटी, बूढ़ों के लिए तो ठंड बहुत बड़ी बीमारी है। अगर गरीबों के घर आग न जले तो जान चली जाती है। फिर हम आग क्यों नहीं जलाते? कहाँ से लाएं लकड़ी बेटी? अब जंगल भी तो सूखा पड़ा है। शाम तक खबर पूरे गांव में फैल गई। गांव में अब तक 5 लोग ठंड से मर चुके थे। गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए। सबके चेहरों पर डर और लाचारी साफ दिखाई दे रही थी। भाइयों, ये सर्दी तो मौत बनकर आई है। हमारे पास लकड़ी नहीं, चारा नहीं, कुछ भी नहीं। अगर आज हमने कुछ भी नहीं किया तो कल कौन बचेगा? आप ठीक कहते हैं काका। हमें पंचायत से कहना होगा, सरकार से मदद मांगनी होगी। सवाल हवा में गूंजा, पर जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ हवा थी जो सबकी सांसें जमा रही थी। रात फिर उतर आई थी, पर इस बार वो पहले से ज्यादा काली और भयावह थी। गांव के कई चूल्हे ठंडे हो चुके थे और कुछ लोगों की सांस भी। किशन की झोपड़ी में अलाव तो नहीं, बस चूल्हे की ठंडी राख बची थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। सो जा राधा, भगवान से दुआ कर कल सूरज में थोड़ी गर्मी हो। सुनिए जी, अब घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। जानता हूँ पार्वती, पर कहाँ जाऊं? बाजार दूर है, रास्ते बर्फ से ढके पड़े हैं। किसान हूँ और खेत में बर्फ जमी है, काम ठप है। फिर भी मैं कुछ तो करूंगा। भगवान, अगर तूने मुझे हिम्मत दी है तो मैं अपने गांव को यूं मरने नहीं दूंगा। मैं जंगल जाऊंगा, भले ही ठंड काट खाए, पर गांव के लिए लकड़ी लाऊंगा। इतनी ठंड में नहीं जी, आप मत जाइए। जंगल बहुत दूर है। रास्ते में सियार और भेड़िए घूमते हैं। अगर मैं इस डर से रुक गया तो ये पूरा गांव कैसे जिएगा? सावधानी से जाइएगा। जंगल का रास्ता लंबा था। हर कदम पर बर्फ, नुकीले कांटे और गहरा सन्नाटा पसरा था। लेकिन किशन की आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अपने गांव शिवनगर की तस्वीर थी। आधे घंटे की यात्रा के बाद उसने सूखी डालियां देखीं। ठंड से उसके हाथ सुन्न पड़ रहे थे, पर वो रुका नहीं। उसने टूटे पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। किशन ने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा गट्ठर बनाया, उसे सिर पर रखा और वापस गांव की ओर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, लेकिन उसका इरादा उससे भी मजबूत था। पता नहीं कब लौटेंगे तुम्हारे बाबूजी। जब दोपहर के बाद किशन लौटकर आया तो उसके कंधे पर लकड़ियों का विशाल ढेर था। ठंड के बीच भी उसके चेहरे पर पसीना चमक रहा था।
देखो पार्वती, मैं लकड़ियां लेकर आ गया। उस शाम पूरे गांव शिवनगर में किशन के आलाव की गर्मी फैली। किशन का छोटा सा साहस गांव के हर घर में उम्मीद की आग बन गया था। आग की लपटें हवा में नाच रही थीं और किशन के चेहरे पर वो सुकून था जो किसी राजा के पास भी नहीं होता, क्योंकि उसने अपने गांव को बचा लिया था। सुनिए जी, आपके लाए लकड़ियों ने तो पूरा घर रोशन कर दिया। पार्वती, ये आग मेरी नहीं, गांव की है। अब कोई ठंड से नहीं मरेगा। धीरे धीरे आसपास के बच्चे भी किशन की झोपड़ी के पास आ गए। कोई अपने हाथ सेक रहा था, कोई किशन से लकड़ी लेकर अपने घर के चूल्हे में डाल रहा था। कुछ देर में गांव के कई लोग, जिनमें सेठ धनीचंद भी शामिल थे, किशन के घर के बाहर इकट्ठा हुए। किशन बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। हम सब तो मौत का इंतजार कर रहे थे और तूने आग जलाकर हमें जिंदगी दे दी। मैंने तो बस हिम्मत की है सेठ जी। अगर सब साथ मिले तो गांव में कोई ठंड से नहीं मरेगा। किशन की बात सुनकर सबकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उस रात किशन के आंगन में ही नहीं, बल्कि गांव के कई स्थानों पर बड़े बड़े अलाव जले। हर घर से कोई न कोई आया, कोई बूढ़ा, कोई बच्चा, कोई और। सब एक दूसरे के पास बैठे आग सेकते और हिम्मत की कहानियां सुनाते रहे। सुनो जी, अब लगता है ठंड भी हार मान जाएगी। हाँ पार्वती, जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। किशन ने अपनी झोपड़ी की छत पर जमी हुई बर्फ को देखा, जो अब पिघल रही थी, जैसे दुख धीरे धीरे मिट रहा हो। अरे भाई, किशन के अलाव ने तो गांव की किस्मत ही बदल दी। सही कहा काका, पहले डरते थे ठंड से, अब बैठकर उसके किस्से सुनाते हैं। किशन अब केवल एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि गांव के लिए हिम्मत की मिसाल बन गया था। बच्चे उसे अलाव वाले चाचा कहकर पुकारते थे और बुजुर्ग उसकी पीठ थपथपाते थे। देखिए जी, आपकी हिम्मत से पूरा गांव मुस्कुरा रहा है। पार्वती, मैंने अकेले कुछ नहीं किया। कभी कभी ठंड जैसी मुसीबत भी लोगों को एक कर देती है। जब लोग एक साथ हों तो कोई ठंड, कोई तूफान टिक नहीं सकता। गांव शिवनगर में पहली बार इतने दिनों बाद सन्नाटा नहीं था। हर चेहरे पर मुस्कान थी, हर घर से धुआं उठ रहा था और ठंड जैसे अब हार मान चुकी थी। और इस तरह एक गरीब किसान ने अपने साहस से पूरे गांव को ठंड से नहीं, बल्कि डर से भी आज़ाद कर दिया। और इस तरह ठंड केवल मौसम की कहानी नहीं रही, बल्कि इंसान की हिम्मत और उम्मीद की अमर मिसाल बन गई।